बीच में आएगी तो जिसे हम खड़ा होते हैं, यहाँ से तो ना हम, अब तुम हो गए टीचर, थोड़ी टीचर। शुरू करो। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मैं पश्चिमी चंपारण ज़िले से आई हूँ और मेरा टॉपिक आज का नारी सशक्तिकरण है। मेरा ये फर्स्ट क्लास है। मेरा आज फर्स्ट क्लास है और मेरा आज का टॉपिक नारी सशक्तिकरण है। मैं नारी सशक्तिकरण पे बोलने जा रही हूँ। अगर कुछ गलती होगी तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के। तो मेरा मानना है कि नारी सशक्तिकरण के बिना किसी भी नारी का जीवन संभव नहीं है। जैसे कि सदियों से चलते आ रहे वीडियो में महिलाएं जकड़ के रह गईं, सदियों से चलते आ रहे महिलाओं को चार दरवाजे के पीछे रखा गया, उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको खुलकर जीने का अधिकार नहीं दिया गया। तो मेरा मानना है कि नारी सशक्तिकरण महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नारी सशक्तिकरण को हम सारे लोग मिलकर बढ़ावा देते हैं तो महिलाएं अपना पक्ष सबके सामने रख सकती हैं, अपने बारे में सबको बता सकती हैं, उनको कैसे जीना है। और अगर एक पुरुष एक परिवार को बेहतर से चला सकता है तो अगर महिला भी उसमें थोड़ा सहयोग करे और महिला भी उनका सपोर्ट करे तो शायद वो परिवार स्वर्ग से भी बढ़ के हो जाएगा। किसी एक की वजह से अगर हमारी फैमिली अच्छे से चल रही है तो दोनों मिलके अगर साथ देते देते हैं तो फैमिली और भी आगे बढ़ेगी। तो नारी सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले महिलाओं को बचपन में ही बाल विवाह कर दिया जाता था, लेकिन जब से नारी सशक्तिकरण में बढ़ावा हुआ है तो महिलाएं पढ़ रही हैं। बड़े से बड़े पोस्ट पे डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, हर जगह बड़े से बड़े पोस्ट पे महिलाएं हैं। और इसी की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी 100% तो नहीं बोल सकती बट 60% तो बाल विवाह कम हुआ है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे होंगे तो हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो अपने मम्मी पापा की तरह, जैसे हमारी नानी थी, हमारी दादी थी, हमारी माँ थी, तो उनको समझ नहीं आता कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो उनके माइंड में ये सेट है कि सिर्फ लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियां सिर्फ घर में रहेंगी। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, देख रहे हैं तो हमारी बच्चियां होंगी तो हम तो ये देखेंगे कि नहीं, बाहर इनको भी पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए नारी सशक्तिकरण महिलाओं के अपने बेहतर जीवन के लिए और हमारी फैमिली के लिए और हमारे समाज के लिए और हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सलोनी, कितना अच्छा से बताई है ना। ये जो है आगे आने वाला टाइम में जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप करेगा। अगर यही सिलसिला पिछले अगले 1 साल 1.5 साल तक चलते रह गया तो ऐसा कभी भी समय लौट के नहीं आएगा कि आप पीटी यहां पढ़िए, मेंस यहां पढ़िए और इंटरव्यू जो है दूसरे तीसरे दरवाजा पे जा जाके देना पड़ेगा। वो सिस्टम ही हम खत्म कर देंगे, क्योंकि जिसको यहां पे बोलने के लिए कॉन्फिडेंस आ गया उसको फिर कहीं जाके देने की जरूरत थोड़ी इंटरव्यू। वो तो वही इंटरव्यू दे रहा जो कभी खड़ा होकर बोल नहीं सका। माफ करना, हो सकता मेरी शब्दों पे थोड़ी सी करवाहट फील हो, सच्चाई है। जो सब जगह बोल रहा वो क्यों जाएगा कहीं इंटरव्यू देने के लिए? वो तो डायरेक्ट सिस्टम में जाएगा और सिस्टम को बजाएगा, आएगा। क्लियर है? और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। मैं नारी तो नहीं हूं, लेकिन हां, नारी की व्यथा हम लोग जरूर समझ सकते हैं। क्या थी नारी, क्या थी हमारी मम्मी, कैसे दब के कुचल के, चाहे वो नानी के हाथ में, बड़ी अच्छी बात बोली, चाहे वो दादी के हाथ में सताई गई। आज ने अच्छी हुई है स्थिति, जब तुम लोग बड़ी हो गई तो पहले जाके देखो तो आपको कहानी सुनाती है कि दादी जो है बड़ा टाइट से रखा करती थी, ऐसे करके रखा करती थी, ये करो वो करो, 4 बजे उठो, ऐसे करो वैसे करो। पढ़ाना लिखाना से कोई रिश्ता नाता ही नहीं था, बस बच्चे आ गए, आते जाओ, नहीं आना चाहिए बच्चे से, ये होता है वो होता है। लेकिन आज दुनिया बदल गई। अब लोगों को बच्चे की जरूरत नहीं पड़ती है, अब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए पूरी तरीके से आगे हो गए हैं। आज हमें शादी की जरूरत नहीं होती है, आज हमें होती शिक्षा की जरूरत होती है। और उस तरीके से आज महिलाएं भी क्या है, कदम से कदम मिला के पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं। कोई ऐसा फील्ड नहीं अब धरती पे बचा हुआ है, ब्रह्मांड में बचा हुआ है, जहां महिलाएं पुरुष से आगे नहीं है। हर जगह हर फील्ड में आगे हैं, आगे थी और आगे भी रहेंगी। ये आप लिख लो। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट करने का अभी भी जरूरत है।
थोड़ा सा सपोर्ट करने का, है ना। आइए, आओ गुड़िया। आप चंपारण से है ना? चलो, गुड, आओ। नमस्ते सभी को। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। आवाज लाउड। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं बिहार राज्य के मधुबनी जिला से निवासी हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा संविधान। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संविधान हमारे देश का एक लचीला और एक कठोर संविधान है। संविधान को अगर हम अच्छे से समझे तो जैसे कि स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे नियम, कानून आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए मूलभूत नियम, कानून आदि की आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान जो कि हमारे राष्ट्रपति पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनके माध्यम से बनवाया गया था, जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान से हमें हर चीज़ की सुविधा प्राप्त होती है। जैसे संविधान से हमें आराम से बोलो, कोई इशू नहीं है डरने का, रिलैक्स होके बोलो, डरना क्या है, बोलो आराम से। संविधान से हमें जीने का अधिकार मिलता है, फंडामेंटल राइट्स है। संविधान से हम कुछ भी कार्य आसानी पूर्वक कर सकते हैं, बिना किसी को रोक टोक से। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें संविधान आसानी पूर्वक से हमें समझाते हैं कि आप इस कार्य को करने में सहमत है। अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें कोई गलत काम भी करते हैं तो संविधान हमें रोकता है, हाँ, है ना। ठीक है गुड़िया, ओके, चलो कोई बात नहीं। आज गुड़िया ठीक से नहीं बोली, हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई सुनी है। यहां आके 1 मिनट बोलना यही अपने आप में बड़ी बात है कि नहीं। आओ प्रीति। ऐसे प्रीति लेना, कान पीछे से पकड़ो, ले जाओ कान पे रखो। गुड, दोनों कान पे। आओ आगे। ठीक है। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं पटना जिला की ही निवासी हूँ और मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है और मैंने यहाँ पे एडमिशन कराया। तो आज मेरा यहाँ का टॉपिक है बोलने के लिए परिवार समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परिवार समाज में मिलजुल कर रहते हैं। परिवार बहुत तरह के, मतलब कि परिवार में 2 प्रकार के होते हैं। एक निम्न परिवार मतलब छोटा परिवार और एक संयुक्त परिवार। छोटे परिवार में बस माँ बाप और उनके 2 बच्चे होते हैं और संयुक्त परिवार में उनके दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे और माँ बाप के भी 2 बच्चे होते हैं और सभी एक दूसरे को हर कामों में मिलकर उनकी मदद करते हैं। उनका कुछ भी होता है, मतलब कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है, तो उनकी समस्या को समाधान करने के लिए बहुत सारी तरकीब बताते हैं, उनका हर समय साथ देते हैं। इसलिए जीवन में परिवार का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर परिवार ना हो तो व्यक्ति इधर से उधर भटक जाता है और अगर परिवार होता है साथ में तो व्यक्ति को भटक के मार्ग से भी लोग उन्हें सही मार्ग पे ला देते हैं। हाँ, संयुक्त परिवार, क्योंकि लड़की लोग आती है तो अलग रहना चाहती है, लड़का भी होता है। मतलब आप आई है तो अलग कर दी है पापा को? नहीं, किसी में ऐसा मेंटालिटी होता है। किसी लड़कियों में ऐसा मेंटालिटी होता है कि वो अपने सास से अलग रहना चाहती है, बस अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। अगर पति बिजनेस करता है तो उनके साथ ही रहना चाहती है। इस वजह से संयुक्त परिवार अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है और सब अपने आप से मतलब रखने लगे हैं। वेरी गुड। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू प्रीति, कितना बेबाकी से बात कर दी है ना। बड़ा कम लड़की होके, है ना, लड़की की सच्चाई बताना
ये अपने आप में बड़ी बात है कि नहीं? आज संयुक्त परिवार टूटने का वजह क्या बताई है कि लड़की। और जो लोग ये देखेंगे वीडियो, उसके बाद तुम्हारा कमेंट बताएंगे कि क्या चीज है। बहुत लड़की को एक लड़की होकर लड़की को सपोर्ट नहीं करी तो लड़का क्या खाक सपोर्ट करेगा? लेकिन सच्चाई यही है, मानो या ना मानो, क्योंकि सच हमेशा कड़वी होती है। कहीं ना कहीं तो यही चीज है। आज संयुक्त परिवार टूटने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो किनका होता है? महिलाओं का होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं से दो राय नहीं है। वही कान इतना भरना शुरू कर देती है, इतना कर देती है, इतना कर देती है कि सबसे पहले मां से अलग करवाती है और फिर देखते देखते घर में दीवार खड़ा करवा देती है। लेकिन यह कहना गलत है कि सुजीत सर एक हाथ से ताली बजेगा। ताली जब भी बजेगा तो दो हाथ का स्पर्श होगा ही होगा। हर जगह न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज होता है सुजीत सर, एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं? जब तक पति का सहयोग ना हो तब तक दीवार कभी किसी घर में खड़ा होगा ही नहीं। हाँ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ बोल दिए, गलती हो गया। सेकेंड लॉ तो F इक्वल टू ma। चलिए अब नेक्स्ट जो आएंगे, किनको बुलाएं? आओ सनी। बोलिए। सर बोल रहे हैं, राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं, राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं, हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। सम्मानित शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित प्रिय सहपाठियों, चंपारण की भूमि से सनी कुमार की तरफ से नमस्कार। मान्यवर, जैसा कि विदित है, आज के इस प्रतियोगिता में मेरा विषय सीधे तौर पर राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण से अपना ताल्लुक रखता है, जिसकी संदर्भ व्याख्या एवं विशेषज्ञ के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। किसी भी राष्ट्र के नैतिकता का प्राथमिक मूल्यांकन उस राष्ट्र के प्रत्येक युवा के चरित्र, समर्पण और उसके मन में चल रही राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई राष्ट्र कहता है कि वह समृद्ध है, सशक्त है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही होगा कि उस राष्ट्र के प्रत्येक युवा अपने मन में चरित्र, समर्पण एवं राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को लेकर चलता है। अक्सर अपने देश में इस बात को फैलाया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बॉर्डर पर या सीमा पर सैनिक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है तो वही देशभक्ति है। तो कोई कहता है कि वतन पर खाली खाक पहनकर शांति एवं अमन की, चैन की बात करना ही राष्ट्रभक्ति के श्रेणी में आता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मेरा व्यक्तिगत मानना है, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाले तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए किसी वृक्ष का रोपण करता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। यदि कोई युवा राष्ट्र सांप्रदायिक दंगे के बीच में खड़ा होकर राष्ट्रीय एकता का परिचय देता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। मेरा एक मत है, यदि कोई व्यक्ति अपने मन में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेता है तो सबसे पहले उसके विचारों में परिवर्तन आएगा। विचारों से शब्द बदलेंगे, शब्द से संकल्प, और उसी संकल्प से असल मायने में राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे बात करूं तो ये वही देश है जिसे कुल क्षत्रिय रणभूमि में मगध एक अधना सा सारथी राष्ट्रभक्ति का उपदेश देता है तो धर्म की विजय होती है। ये वही देश है जिसमें मगध का एक अधना सा ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेता है तो सड़क पर बैठे 5 साल के बच्चे को भारत का सम्राट बनाकर छोड़ता है। ये वही देश है जिसमें हरियाणा का एक युवा राष्ट्रभक्ति के साथ अपने बाजुओं को मजबूत करता है तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। अंत में अपने वाणी को विराम देने से पहले केवल इतना ही कहूंगा कि जिस दिन इस राष्ट्र के प्रत्येक शिक्षक CL और PL से अतिरिक्त अपने छुट्टियों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, जिस दिन इस राष्ट्र के प्रत्येक राजनेता जनपद से लेकर राजपथ तक का सफर तय कर लेंगे, जिस दिन इस राष्ट्र के प्रत्येक न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश निष्पक्षता पूर्वक न्याय कर लेंगे, उस दिन हमारा राष्ट्र न केवल विकसित होगा बल्कि विश्वगुरु के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सनी, बड़ा अच्छा बात बोले और बोलते बोलते हमको भी उसी में लपेट भी लिए, बड़ा अच्छे तरीके से किए। लेकिन जो भी बोले कमाल की बात बोले, बड़ा अच्छा लगा, है ना। और आपको बता दें एक बात, बड़ी अच्छी बात बता दें, हमारा देश महान है, उसमें एक छोटा सा राज्य अपना बिहार है, इसकी भी महानता बोलने की जरूरत नहीं है।
हर राज कहा जाए तो सब महान ही है, हर राज समृद्ध है, हर राज में रहने वाले जो भी हों, जिसमें जान हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, सबका कल्याण हो, यही कामना हम सब करते हैं। एक साथ होके एक सुर में बोलते हैं, विश्व का विजय हो। नहीं, नेक्स्ट कौन आएंगे, किनको बुलाया जाए? आइए ना आप ही। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष जी आइए। व्यापार जो भी क्षेत्र बचे हुए थे उनमें व्यापार करने के लिए अनुमति ले लिए थे। ऐसे ही सिलसिला चलते रहा आगे तक। अब बात आती है 1686 का, अगर हम बात करें तो उसमें ब्रिटिश कंपनी एक बंगाल का होली नामक व्यापारी नगर था, उसमें वहाँ ब्रिटिश कंपनी को ये व्यापार करने का क्षेत्र 1651 ईस्वी में ही मिल गया था, लेकिन ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र को 1686 में नष्ट कर दिया। नष्ट करने के पश्चात मुगलों के खिलाफ एक युद्ध का आगमन कर दिया था। आगमन करने के बाद इस युद्ध में ब्रिटिशों को हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही इसमें इसमें पराजित हुए, उनको पता हो गया कि यहाँ पर शासन करना इतना आसान नहीं है इन लोगों के सामने। उसी समय वो लोग एक रूल अपनाए थे जिसको नाम था डिवाइड एंड रूल। इस रूल को हम लोग बोलते हैं फूट डालो राज करो। ये एक ऐसी नीति थी जो कि भारत को पूरे अंदर तक तोड़ के रख दिया था, क्योंकि ये एक ऐसा नीति जो एक दूसरे व्यक्ति के बीच में मतभेद जैसे उत्पन्न हो गया था। और यही कारण है जिसके कारण हमारा देश गुलाम हो गया था इंग्लैंडों का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जॉनसन जी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है सामाजिक मुद्दा पे आपसे चर्चा करेंगे, है ना, इतिहास ने। आइए अमर जी। मेरा नाम अमर प्रसाद है, मैं मधुबनी जिला के रहने वाला हूँ। आज मेरा मुद्दा है जाति। देखिए, जाति मुद्दा है और आजकल देख रहे हैं कि लोकसभा की चुनाव हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं जाति प्रथा के लेके एक बहुत बड़ी मुद्दा है। आप देखिए, अगर आप गांव में जाइए और कहीं ना कहीं आप ये कीजिए तो जाति की कहीं ना कहीं बात होती है। अगर किसी से आप पूछिए कि आप अगर वोटिंग करना चाहते हैं तो विकास की मुद्दा नहीं पकड़ते हैं। बहुत शिक्षित आदमी है जो पकड़ते हैं कि ना विकास एक मुद्दा होनी चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आप छोटी वर्णों के पास आदमी के पास जाइए तो बोलता है कि ना हम फलाने को वोट देबो। ये सब कहीं ना कहीं अथी है, ये मानसिकता है, इसको कहीं ना कहीं दूर करना चाहिए। और वोटिंग जो है कहीं ना कहीं विकास के मुद्दा पे होना चाहिए। गांव घर में जाइए, देखिए कि बड़े कास्ट के लोग छोटे कास्ट को दबाने का कोशिश करता है। ये भी एक कहीं ना कहीं जाति मुद्दा है। और आपके गांव में सबसे ज्यादा जाति कौन सी संख्या? मेरे गांव में सर यादव है, उसके बाद ब्राह्मण है। सबसे ज्यादा यादव का इतिहास। यादव का इतिहास, सर यादव का इतिहास कहीं ना कहीं देखा जाए तो कृष्ण भगवान के वंशज है और उसी से जी। चलिए, थैंक यू अमर जी, बड़ा बढ़िया बोले, बड़ा अच्छा बोले। जब ये जाति जाति कर रहे थे, हालांकि आप फ्री हैं, एकदम बोल सकते हैं, है कि नहीं? और बड़ा अच्छा बोले जाति ये। हमने इनसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आपके गांव में सबसे ज्यादा जाति क्या? तो यादव आए कहाँ से, इतिहास बताइए उसका यादव का। तो डायरेक्ट कृष्ण भगवान बोल दिया। अब आगे कुछ बोल ही नहीं सकते हो आप जाके, मतलब जितने भी हैं बात भी सही है। अरे यादव छोड़ दीजिए, पूरा मानव ही कृष्ण भगवान से निकल के आया। क्या गलत बोल रहे हैं? सबका सेंटर पॉइंट ही कृष्ण ही है, क्योंकि ये सब चीज हमेशा बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा आपको। आप अगर किसी जाति को किसी भगवान से कर दीजिएगा ना,
तो कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता दिख जाएगा आपको। हमको इससे बचना है, अभी से ही बच के रहना है। जब आप कृष्ण का नाम लिखिएगा तो पूरे जीव जंतु जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, सबका सेंटर, सबके माँ बाप बस कृष्ण ही है। दूसरा कौन है? पालनहार वही तो है। और ये बात जब बोलिएगा तो सामने वाला सुनेगा ना, तो एक अलग से उसके अंदर एनर्जी आएगा आपके प्रति कि भाई मानवता इसके अंदर क्या। आ जाइए, आइए। मानवता इसके ऊपर है, इसके ऊपर। हाँ, तो मानवता आपके अंदर अभी भी क्या है? विद्यमान है। आ पुष्पा ऐसे अपने लगा दो, ले जाओ कान के पास। वाह, आगे दो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम अनुषा कुमारी है, मैं पटना ज़िला से हूँ। मेरा आज का टॉपिक है आरक्षण। आरक्षण शब्द श्वेत लोगों के साथ भारतीयों के संपर्क के शुरुआती दिनों से आया है। आरक्षण भारतीयों के आराम से बोलिए, रिलैक्स हो, कोई दिक्कत नहीं। आरक्षण भारतीयों के माध्यम संधियों के माध्यम से भूमि का एक छोटा टुकड़ा अपने उपयोग के लिए आरक्षित करते हुए भूमि का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया। आरक्षण सकारात्मक विभेदन का रूप है जो हसियाई वर्गों को समानता बनाए रखने के लिए किया गया था, जिससे वे सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बच सके। बस। आरक्षण का कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स बताइए। सकारात्मक क्या आरक्षण से? क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, आरक्षण अभी खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभी नीचे मतलब जाति के लोग हैं, के लोग जो हैं, हाँ, उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो अभी उतना विकसित नहीं हो पाए जितना उन्हें होना चाहिए। इसीलिए आरक्षण अभी खत्म नहीं करना चाहिए। क्या आरक्षण से जिनको आरक्षण मिला है वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं या कोई अन्य लोग उठा रहे हैं फायदा? हाँ, इसका आरक्षण का फायदा अन्य लोग भी उठाते हैं, झूठा दिखावा करके कि हम गरीब हैं, लेकिन वो होते नहीं है वास्तव में। इसीलिए आरक्षण का दुरुपयोग भी होता है। इसीलिए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए आरक्षण के तौर पे। क्या आपके हिसाब से आरक्षण को जातिगत बना दिया जाए या आर्थिक रूप से बना दिया जाए? नहीं, आर्थिक रूप से बना दिया जाए, क्योंकि जाति में भी कोई लोग गरीब होते हैं, तो हाँ, इसीलिए फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए वह आर्थिक रूप से होना चाहिए, जाति रूप से नहीं। थैंक यू। थैंक यू अनुषा। कुछ आज का जो मुद्दा था वो बड़ा ही पेचीदा मुद्दा था। आइए इधर सोनू जी। पेचीदा मुद्दा था जहां से अगर चर्चा किया जाए तो उसका अंत नहीं होगा। फिर चाहे जात की बात हो, फिर चाहे आरक्षण की बात हो, है कि नहीं, फिर चाहे पार्टी की बात हो, ये सब एक ऐसा मुद्दा है जहां पे अगर चर्चा करें तो दिन से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर फिर सुबह तक होता रहेगा, लेकिन ये समाप्त होने वाला है नहीं। क्योंकि धर्म और जाति कभी अंत होने वाला है नहीं। इंसान अंत हो सकता है इंसान का, लेकिन धर्म और जाति का अंत नहीं हो सकता। आज का मुद्दा बड़ा अच्छा था, सब लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर रखे थे, अपने अपने तरीके से रखे थे, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग का ग्रुप डिस्कशन होगा फिर इसी मंगलवार को होगा, क्लियर है, नेक्स्ट वीक होगा। आप लोग थोड़ा सा रेडी करके रहिएगा तो अच्छा लगे। थोड़ा आइएगा तो थोड़ा परफॉर्मेंस जो है अपना तगड़ा दीजिएगा। कुछ लोग नए होंगे जिनको डर की वजह से भी अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाए, है ना। चलिए, ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या हो तो बोलिएगा।